हाँ जी, नमस्कार नमस्कार जी। जी। नमस्कार हाँ जी, नमस्कार। कैसे हो? ठीक हो नमस्कार जी, आप सुनाइए। नमस्कार। बिल्कुल ठीक ठाक जी। तो पहले श्रोता को बता दूं कि आज हम राकेश शंकर लेखक से बात करने जा रहे हैं और साथ में ही उनकी बुक्स 3020 ईस्वी जो कि नवप्रकाशित बुक्स है उसके बारे में बात करेंगे। हाँ हाँ तो हाँ। पहला मेरा सवाल है आपसे। तो कुछ सवाल करेंगे, उसके बाद शॉर्ट सवाल करेंगे। ये थोड़े के लॉन्ग सवाल हैं जिनमें आप 2-3 लाइनों में आंसर देने की कोशिश करना। हाँ हाँ हाँ। फर्स्ट वाला ही 3020 ईस्वी किताब का विषय जहन में कैसे आया कि हम्म। मैं इस विषय पे किताब लिखूं? अ, चूंकि मैं 8-9 सालों से खगोल पे लिखने के बारे में सोच रहा था, ठीक है। खगोल जी विज्ञान जी। पे मैं सोच रहा था जी कि कोई साइंस फिक्शन हिंदी में जरूर लिखूंगा, क्योंकि इसकी कमी हिंदी मुझे खलती थी। और चूंकि मैं जी। हिंदी का लेखक हूँ और भारतीय भाषाओं का, तो मुझे लगा कि इसमें कभी ना कभी तो जरूर लिखूंगा। मैं मटेरियल दिमाग में जमा करता था और शुरू से भूगोल पढ़ने की आदत है मुझे बचपन से। तो जी इसलिए मुझे जानकारी अच्छी है इसके बारे में। और आजकल इंटरनेट होने की वजह से सुविधा और ज्यादा हो गई है। कोई भी बिल्कुल। मटेरियल आपको प्राप्त करना हो, वो आप लैपटॉप पे जाओ, फट से आपको मिल जाएगा। तो 2020 में कोरोना भी आ गया, ठीक है। मैं सोच रहा था कि जी जी। 1000 साल आगे के बारे में लिखूंगा, इसलिए टाइटल 3020 मेरे दिमाग में पिंच कर गया। जी जी। ठीक है। तो तो नेक्स्ट यही 2000। सवाल था मेरा कि नेक्स्ट यही सवाल है कि 3020 ही क्यों इस किताब का टाइटल, या इस कहानी को 3020 तक ही क्यों लेकर गए आप? हाँ, अब मुझे लगा कि 1000 साल में जो है ना, दुनिया में बहुत ज्यादा परिवर्तन हो जाता है। 1000 साल बिल्कुल। का अंतराल बहुत ज्यादा होता है। और हमको लगा कि इनको 4000 5000 ना करने कम, मैं तो सोच रहा था 500 ही करूं। जैसे जी जी। द- हाँ, 500 साल आगे ही जाओ, लेकिन फिर भी लगा चलो 1000 साल आगे चलते हैं, ठीक है। तो जी हमको लगा कि गंगा का अस्तित्व है वो मिट सकता है, या बहुत सारे जो भौगोलिक परिवर्तन है इस पृथ्वी पर आ जाएगा। ये जरूर आएगा, ये सच्चाई है, आना ही जी। तय है। ठीक है, 1000 साल में बहुत पर आता है। तो इसको दिमाग में और साथ रख करके कोरोना भी हो गया 2020 में। तो 20 शब्द जो है ना, शुभ नहीं है अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, कहीं कहीं के लिए भी। तो हमको उसमें 3020 में जोड़ दिया, ठीक है, क्योंकि कोरोना 2020 अच्छा साल नहीं रहा हमारे लिए। इसलिए कोरोना का बिल्कुल। चैप्टर जो है ना, वो अपने आप उपन्यास में आ गया उनको। एक बिल्कुल होता है ना बिल्कुल। कोई चीज, वो आना होता है, उनको आप रोक नहीं सकते। अदरवाइज जी नहीं जी। तो मैं क्या करता इनको, बिना कोरोना का भी मैं ये उपन्यास आगे लिख सकता। तो पहले जैसे 1920 में भी हमें ये चीज देखने को मिलेगी, फिर 2020 में तो आपकी ये कल्पना कि 3020 तक ये चीजें होंगी। हाँ, मुझे हर हर 20 पर जो है ना, 100 साल पे कुछ ना कुछ होता है। जी आप पीछे भी जाओ, 1920 से आगे भी जाओ ना, 1820, उसमें वो भी समय अच्छा नहीं था। युद्ध हो रहे थे जी। तब, और गरीब भुखमरी थी। 1820 की बात बता रहा हूँ, जो फ्रांस वगैरह में युद्ध हुए थे, जर्मनी के साथ युद्ध हुए थे उस समय। और उस समय भी जी लेखक थे मोपासात। और कई तरह के जो रूस में क्रांति चल रहा था बहुत पहले से। तो दुनिया उथल पुथल पहले भी था, अपने यहाँ 1857 की क्रांति हुई, हम गुलाम हो बिल्कुल। गए 18। हाँ। तो उससे पहले भी दुनिया अच्छी नहीं थी, उथल पुथल मच ही रहा था, ठीक है। जी जी जी। तो नेक्स्ट सवाल है कि हिंदी साहित्य को अगर हम देखें तो इस तरह के जो प्रयोगात्मक उपन्यास हैं वो देखने को नहीं मिलते, जो कि वैज्ञानिक की भाषा बताते हैं, इतनी सरल भाषा आपने प्रयोग की है। तो उस चीज को आप कैसे देखते हो? हाँ, क्योंकि साइंस के लिए जो है ना, कुछ भी लोग अंग्रेजी की तरफ भागते हैं। अब जी बायोलॉजी की बिल्कुल। पढ़ाई करना हो, डॉक्टर बनना हो, तो हम बाहर से, हिंदी की बात छोड़ो, सारे भारतीय भाषाओं की यही स्थिति है। वो भागते हैं बिल्कुल। अंग्रेजी की तरफ, या यूरोपियन भाषाओं की तरफ भागते हैं। अगर उनको साइंस फिक्शन पढ़ना है तो अंग्रेजी के अनुदित उपन्यास पढ़ते हैं, या खुद जी अंग्रेजी में पढ़ते हैं। तो मुझे लगा कि अब जो है 21वीं सदी में, इतने उत्तर आधुनिक काल में, हिंदी में इस शैली की इतनी कमी है। लोग उपन्यास जी। आजकल बस कैंपस पे लिख रहे हैं। जी कैंपस जी। से लाया, बनारस में बैठा दिया, दिल्ली में इंजीनियरिंग कॉलेज में इस पढ़ा रहे हैं, फिर जाके यहाँ प्रेम कहानी कॉलेज में खत्म कर दिए।
और कोई भूत प्रेत पे कहानी लिखते हैं और इस तरह के। तो इस तरह से जो है ना, हिंदी के विषय सिमट चुके हैं कुछ बिल्कुल सालों में, बिल्कुल। लगा कि विषय बहुत सिमट चुके हैं। इसलिए देखिए, मेरा प्रयास जो है ना, पिछली किताब भी आपको अलग मिलेगी। जैसे मेरा किन्नर बिल्कुल। विमर्श पे है, पहला कहानी संग्रह हाँ। इस जिंदगी को उसका। जी जी। नीली आंखें वो यूक्रेन पर के समाज पर लिखी गई कहानियों का संग्रह है। कोठा नंबर 64 वेश्याओं की जिंदगी पर है। तो मैं अलग अलग बिल्कुल विषय पर काम करता रहता हूँ। इससे पहले एक जिगोलो और एक हिजड़े की प्रेम कहानी पर आधारित उपन्यास था। तो मेरे जो बिल्कुल। पात्र होते हैं ना, वो बहुत रिसर्च के बाद मैं तो चूंकि लिखता हूँ। तो जी शोध जी। की तो हिंदी में परंपरा है नहीं, आप समझते हैं, शोध करके लिखने की। तो मुझे लगता है कि ये आगे जो भविष्य में उपन्यास का जो है ना, भविष्य अच्छा है, और भी कई युवा लेखक आगे आएंगे लिखने के लिए। हाँ। तो नेक्स्ट सवाल है कि उपन्यास में जो मूल तीन कहानियां समांतर चलती हैं, एक तो यूक्रेन की कहानी है जो उलियाना की है, और एक कहानी चलती है जो भारत में रामपाल, धर्मपाल और द्वारपाल की है। तीसरी कहानी है जिनमें यथार्थ पात्र है, उनमें आप भी हम्म, हो, दवित भी हो, हम्म, आपका जो बेटा है, और उसके साथ प्रधानमंत्री मोदी भी हैं। तो ये हम्म। चीज आपको कैसे जहन में आई, क्योंकि मोस्टली ये किताबों में अभी तक हमने नहीं देखा। ये फिल्मों में एक हाँ, एंट्री होती है, बट हाँ। किताबों में नहीं होता कि जीवत ये करेक्टर जो लिए शैली जाते हैं। ये शैली हमको लगा कि चूंकि हम लोग जो है काल्पनिक शैली में खूब लिखते हैं, सारे लिख रहे हैं। तो मुझे जी लगा जी। कि ये बहुत ही गंभीर विषय है, जलवायु परिवर्तन। और जो भारत के बिल्कुल प्रधानमंत्री है, मुझे लगा उनके डालने से जो है ना, लोग थोड़ा समझेंगे, चलो किताब की जो है ना, कि इस तरह की जो हम जलवायु परिवर्तन पे नियंत्रण करें। आखिर कौन करेगा? वो तो भारत के प्रधानमंत्री है ना, एक जी बहुत जी। बड़ा धरती का बहुत बड़ा भूभाग का के मालिक है वो। तो जी उनको ला करके कहा कि कहीं उनके दिमाग में पिंच कर जाए विषय, कि गंगा को जो है, जिस तरह गंगा मैली हो रही है, यमुना का देखिए अस्तित्व खत्म हो रहा है। ये सरकार पर है, अगर सरकार तो कई एक्शन प्लान बनाया, कुछ धरातल पे उतरा नहीं। यमुना के हाल देखिए, यमुना तो अब नदी बिल्कुल रही नहीं। बरसात के बिल्कुल। वो नाला नाली बन गए, बरसात की बड़ी नाली। तो धीरे धीरे तो गंगा के भी यही हाल हो जाएंगे और भी। तो हमको लगा कि जीवंत पात्र जानने से लोगों के जेहन में बात अटकेंगे। ऐसे मैं देखिए, उपन्यास में कुछ खास मोदी को लेकर है नहीं, एक ही दो जी चैप्टर में उनके चुनाव लड़ने का कुछ इस तरह की बात है, और थोड़ा उनका संघर्ष दिखा दिया गया। बाकी देखेंगे तो आपको खगोल के तत्व ही मिलेंगे, वो मोदी के माध्यम से मिलेंगे, ताकि ये पात्र देने से थोड़ा प्रभावी हो गया मटेरियल भी। अब अगर नहीं तो मैं कोई पात्र आपका ही नाम दे देता उपन्यास में, जसवीर जी कोई करके, ये भी कर हाँ। सकता था। फिर वो पाठक को हाँ, पता नहीं चलता कि ये कल्पना है या यथार्थ है, तो वो हाँ। मशहूर हस्तियों की लेना, उनसे पता चलता है कि। और उनको लेने से ये हो गया ना प्रधानमंत्री को, कि इसमें प्रधानमंत्री को एक हिस्सा बनाने का मतलब है कि जागरूकता हम्म हो। किताब का क्या हम्म। मतलब, उद्देश्य है जागरूकता पैदा करना। और हम वो बिल्कुल बिल्कुल। जागरूकता पैदा करने के लिए, कि जनता सोई रहती है, समझ रहे हैं ना, जनता जो है वो बिल्कुल जागरूक, वो तो लेखक करते हैं, या पत्रकार अच्छे करते हैं, या देश के नेता करते हैं, या कोई साधु संत अच्छे हो जाते हैं, वो जागरूक करते हैं। हमको लगा कि जीवंत पात्र के माध्यम से हम उपन्यास को प्रभावी बना सकते। और उपन्यास लिखने का जो है ना, इनका मकसद मेरा ये नहीं है हमको, मैं थोड़ा पर्यावरण प्रेमी आदमी हूँ। जी इसलिए जी। मैं आज यूक्रेन भाग गया दिल्ली से, इसका एक ही कारण था कि मैं प्रदूषण से भाग के आया। ठीक है। अच्छा जी। मैं वहां दम्मा हो गया था, मुझे बीमारी ठीक ही नहीं हो रही थी, कमाई वहां मेरी अच्छी थी, लेकिन मैं खुश नहीं हम्म था। तो पेड़ हम्म। पौधे तो कट रहे हैं दिल्ली में, तो कुछ धूल ही धूल है, धुआं ही धुआं है। आप अभी मैं बिल्कुल। दिल्ली गया था तो एयरपोर्ट से उतरते ही लग रहा था नाक में कुछ घुस रहा है, आपको सुर 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 करके हम्म घुसेगा। इतना धूल है ना, इतनी धूल है वहाँ। तो क्योंकि मैं पर्यावरण प्रेमी आदमी हूँ, मुझे इस विषय को लेना था। तो इसमें मैंने इसीलिए लेखक को ले लिया, तेजेंद्र सर को या परवीन झा जी को, कि वो लोग चलिए प्रवासी लेखक है। तो वहां भी हम्म। पृथ्वी डूब रही है, नॉर्वे डूब रहा है, इंग्लैंड डूब रहा है। तो लोगों को बचाने के लिए ये एक तरह से ऐसा दिखाया है ना उपन्यास में, कि आगे अगर इतना भी परिवर्तन हम्म। आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। कि पेड़ बिल्कुल। पौधे ही तो मेन है ना, पेड़ पौधे कट रहे हैं। हम्म ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रहा है? जो
हम्म। ग्लोबल वार्मिंग इसीलिए हो रहा है कि पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, पेड़ पौधे की संख्या घट गई है। ठीक है, धीरे धीरे जो है पेड़ पौधे घटेंगे, मरुस्थल बनता जाएगा, जमीन बनती जी जाएगी बिल्कुल। जमीन। और अगले अगले मेरे दो सवाल हैं कि जो आपने अपने आंकड़े पेश किए हैं, जैसे आप लिख रहे हो कि 3015 में मैं भारत से यूक्रेन गया, तो इट मीन आप 2015 में गए। हाँ, ये देखिए एक शैली है लिखने की। गया मैं जी जी। 2015 में, लेकिन मैं सपना देख रहा हूँ उपन्यास में जो है ना, हाँ। तीसरे चौथे अध्याय मैंने कह दिए, देखिए वे, मैं एक सपना देख रहा हूँ, सपना इस तरह से शुरू होता है उपन्यास में। तो ये सपना जो है ना, है तो 2015, उसी को जी मैंने जी। क्या किया, 1000 साल आगे सपने में चला गया, 3015 में यूक्रेन गया। तो दो तरह के यहाँ उपमा हो गए, एक 2015 में आया, एक 3015 में, दोनों में क्या फर्क है, ये चीज मैंने उपन्यास में दिखलाया कि देखिए 2015 3015 अगर होगा तो कैसा होगा अगर वो यूक्रेन आओ। तो और सब कुछ वही है, बस समय बदल गया है, सब कुछ वही है, हाँ हाँ समय एक हाँ, सजा, समझ वो रहे हैं पाठक ना। पढ़ता को पता चल जाता है, और वो मजेदार भी लगता है कि वो आपके बारे में, लेखक के बारे में भी जानकारी मिलती है कि आपकी शादी होगी या आप ऐसे ऐसे जा रहे हो। तो नेक्स्ट है कि जो आपने भारत का लॉकडाउन की स्थिति लिखी है, तो आप तो शायद यूक्रेन में ही थे जब ये पुस्तक लिख रहे थे, या कोरोना काल में। कोरोना काल से पहले फरवरी में तो दिल्ली में था, मुनिरका में, जिस आदमी के बारे अच्छा में अच्छा। लिखा था उसी उसी के घर तो में, मुझे मेरे लगा घर के नीचे रहता है वो ठीक है। आदमी, वो बुरा, तो वो जैसे बुरा आपने जिंदा जो है। इसकी उसकी देखिए शादी उदी नहीं होती, लेकिन उनकी जो है ना, ये सब बात सब सही है, लेकिन अंत जो है ना उपन्यास का, बूढ़े का, वो सब हाँ। ये ऐसा नहीं है जैसा मैंने दिखलाया है। वो तो मेरी जी सोच है कि समाज ऐसा होना चाहिए। बिल्कुल। आप समझ रहे हैं ना, बूढ़ा तो वो तो बहुत सख्त आदमी है, लेकिन उनकी अपनी पृष्ठभूमि है, बेटे की हम्म, पृष्ठभूमि है, पोते की। यहाँ हम्म, तक सच है, यहाँ तक सच है बिल्कुल उपन्यास में। ये आगे की जो है ना वो मिल जाते हैं इस तरह से। ये तो मेरी कलाकारी है उपन्यास में जोड़ने की, कि मुझे हम्म, मुझे दिखलाना था जाति पाति ये सब मुझे पसंद नहीं है, तो ये चीज मुझे दिखलाना था उपन्यास जी जी जी। और जो वैज्ञानिक तथ्य पेश किए हैं जो खगोल के बारे में, क्योंकि इतनी हिंदी में कम मिलते हैं और इतनी सरल भाषा में कम मिलते हैं, तो वो आंकड़े आपने कहाँ से लिए, या आप में। पहले वो से ही आगे, बहुत ज्यादा जानकारी रखते हैं उस चीज की। क्योंकि मैं बचपन से ज्योग्राफी भूगोल बहुत पढ़ता हूँ, जिसे गलीलियो की थ्योरी वगैरह है, कैसे ये ब्रह्मांड की के बारे में जो है इंसान को जानकारी पहली बार मिली। जो गलीलियो है ना, 17वीं शताब्दी में सबसे पहले मंगल को देखा था, वो दूरबीन से, अपना दूरबीन बनाया था। बिल्कुल। उस समय जो उन्होंने कहा कि कहा कि पृथ्वी गोल है, तो लोग विश्वास नहीं करते थे, चर्च सजा दे देते थे उस समय इटली में कि पृथ्वी गोल है। देखिए, उससे पहले लोगों को ये पता था, और क्रिश्चियन को जो चर्च को जो है ना, बिशप पादरी लोगों को, कि पृथ्वी जो है ना चौकुठा है, गोल नहीं है। जी। और और वो वो कि बाइबल में भी सूरज, इनके है। हाँ, और वो जो मानते थे कि सूरज पृथ्वी का चक्कर लगाता है, लेकिन गैलीलियो ने बाद में सिद्ध किया था कि पृथ्वी लगाती है सूरज का चक्कर। हाँ, वो नहीं, सूरज जो है ना, एक शब्द है हिंदी में भूल गया, अंग्रेजी में, वो उस अवस्था में क्या बताएंगे, शायद वो फूटेगा तो फिर उससे भी ग्रह बनेगा, जब ठंडा हो जाएगा ना अरबों साल बाद, तो उससे भी और कोई ग्रह बन सकता है। इसी हाल में है ना, पहले ये अपना सोलर मंडल था, एक जगह है जो चिपटा हुआ है, उनके सारे जो हम्म, अंदर जो मेटेरियल वगैरह, उससे आग के गोले निकल रहे हैं। धीरे धीरे जब फिर सूरज ठंडे हो जाएगा सूरज, हम्म। तो विस्फोट होगा अंदर किसी भौतिक कारण से, तो वो बिखर के शायद और बड़ा ग्रह बनेगा। क्यों? पृथ्वी वो जो है ना, सूरज बहुत बड़ा है, और एक जगह और पर है वो अटका हुआ वो। और आज इसी से रिलेटेड है कि आपको लगता है कि जैसे धरती पर जीवन है, तो ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं ये जीवन है अस्तित्व में। हमको लगता है कि देखिए, मैं बाह्य ग्रह की बात की है उपन्यास में। हम्म, बाह्य ग्रह इतना दूर है कि हम वहां कभी नहीं पहुंच सकते। हम्म। कि देखिए, हमें लगता है कि मानव को भगवान की प्राप्ति ये सब अंधविश्वास छोड़ करके ब्रह्मांड की पढ़ाई हम्म, पर ही ध्यान देना चाहिए, तो हम भगवान को पा लेंगे। हम्म, और मैं सोचता हूँ कि पूजा पाठ करने से हम ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते, हम ईश्वर को हम्म, पा सकते हैं केवल और केवल पढ़ाई और अध्ययन करके और रिसर्च करके,
शोध करके, वैज्ञानिक तथ्यों के माध्यम से हम भगवान को ही पा सकते हैं। मैं इसको मानता, क्यों? क्योंकि जब हम शोध करना शुरू करेंगे, नए नए, अभी हम शोध नहीं करते तो मुझे पता नहीं रहता कि पृथ्वी गोल है। अब तो बहुत आसान है, आप रॉकेट में बैठिए, रॉकेट 1 मिनट के अंदर ही जो है ना, 5 मिनट के अंदर ही पृथ्वी के जो है ना ऑर्बिट से बाहर निकल जाता है रॉकेट। आपको फट से पृथ्वी गोल दिखेगा, दिखेगी बिल्कुल। तो ये सब तो इंसान ने किया है, लेकिन इंसान बहुत हद तक कुछ कर सकते हैं, बना सकते हैं, बहुत संभावनाएं हैं। तो हमको जो लगता है कि कहीं ना कहीं जो बाह्य ग्रह में भी नीले ग्रह है, जो उपन्यास से पढ़िएगा कि है प्रोक्सिमा सेंटोरी करके ग्रह का खोज हुआ है। वो इतना दूर है ना कि हम रॉकेट बना भी ले तो 100-150 साल जाने में लग जाएगा, और संभव नहीं। जाने को लगता है। वह नीला ग्रह दिखता है तो उसपे लगता है कि शायद जिंदगी है, जिंदगी उस पर है, और कहीं ना कहीं तो जिंदगी जरूर है किसी की ब्रह्मांड के किसी कोने में। नेक्स्ट है जी, आपकी अब तक कितनी पुस्तक प्रकाशित हो चुकी हैं अभी तक? क्योंकि मैं किताब गिनता नहीं हूँ कितनी किताबें मैंने लिखी है। मैंने 8 9 10 जी, किताब तो मेरे पास लिखी हुई है, ये मेरी 5वीं किताब है। 5वीं किताब है ये उपन्यास? हाँ, ये मेरी ठीक है जी। 5वीं किताब है। इससे पहले नीली आंखें थी, उसके बाद इस जिंदगी के उस नीली पार, आंखें कोठा कहानी नंबर संग्रह है? 900। हाँ, वो नीली आंखें यूक्रेन के खूबसूरत महिलाओं पर है कहानी संग्रह। चली अच्छा। नहीं किताब, कि प्रकाशक वो अच्छा नहीं, छोटा था, वो नहीं किताब बेच पाया, बहुत दूर तक जी। नहीं पहुंचा पाया। और तो अब ये नेक्स्ट सवाल है कि अब ये बुक्स का आपका प्रकाशित का तजर्बा कैसे रहा? पब्लिश के साथ आपका कैसा तजर्बा रहा? ये किताब जो भी पढ़ते हैं ना, उनको वो आश्चर्यचकित होते हैं पहले, कि उनको लगता है कि इस तरह के मटेरियल हिंदी में नहीं है। कल आनंद जी पटना के हैं, तो अपने वो भी बहुत जी अच्छे समीक्षक है आपकी तरह ही। तो उन्होंने कहा कि जी। राकेश जी, उपन्यास पढ़ के याद रह जाता है, याद रह जाती हाँ। बातें उपन्यास में। यही आपको जो है ना उपन्यास की सफलता का कारण है। बाकी लोगों का बिल्कुल। काम है आलोचक का आलोचना करना, कोई कितना भी आलोचना हम्म कर ले, लेकिन जो पढ़ने के बाद है ना, ये लंबे समय तक याद रहता है। वो करें कि उपन्यास की जो बात है हम्म ना, दिमाग में बाद में भी घूमती रहती है। हम्म। आपको भी लग रहा होगा कि कितनी किताबें आप पढ़ते हैं, कि आपको इनकी बात दिमाग में होगी, कुछ ना कुछ चल मुझे रही होगी सारी बातें। स्टोरी ही याद है। किताब की लगभग हाँ सारी स्टोरी, सारे पात्र अभी भी साथ में हैं। जैसे कि मैंने तो 1 मंथ हो गया ये बुक पढ़ी को कम से कम, और उसके बाद मैंने 10 15 बुक और पढ़ ली होगी, पर फिर भी हाँ मेरे कहानी प्रॉपर याद है। हाँ। तो यही सफलता है। तो ये सफलता है, क्योंकि अगर आप अलग लिखेंगे ना कुछ, तो वो किताब हम्म। आपके ड्रॉवर में रह जाएगा। कल आप पूरे में 20 साल बाद जब किताब फेंकेंगे, तो हम्म, 1 2 किताब को रखेंगे, 10 किताब को, शायद इसमें आप इनको भी रखेंगे, आप इनको कूड़े में नहीं जी फेंकेंगे। तो इससे कोई गोदान को नहीं फेंकते कूड़े में, समझ रहे हैं ना? जी जी। आप तो थोड़ा अब इसके हटके सवाल पूछते हैं, किताब से हटके सवाल पूछते हैं। तो आपकी पसंदीदा किताबों के नाम बताइए, जो आपको, अपनी पसंदीदा नहीं, दूसरे लेखकों की, चाहे वो पुराने लेखक हो चाहे वो नए लेखक। जुल वर्न की किताबें बहुत अच्छी है। वो फ्रेंच में है, उनके अंग्रेजी में भी है। मैंने तो अंग्रेजी में जी। पढ़ी है, थोड़ी बहुत फ्रेंच में। तो वो इन 180 डेज पृथ्वी कुछ ऐसे करके किताब है। उनको जब पढ़ेंगे ना, तो उस पे भी, उसमें समय का जो है ना पृथ्वी पर, वो थोड़ा बहुत है, वो साइंस फिक्शन ही वो भी है, और बच्चों में हम्म बहुत लोकप्रिय किताब है। जुलवर्स की किताबें पढ़ेंगे तो आपको जो है ना बहुत सारी जो है ना साइंस फिक्शन की जानकारी मिलेगी, और उनकी भाषा आसान है। अगर कोई जी लेखक बनना चाहता है तो उनकी किताब पढ़ना चाहिए सब, खोज करके, क्योंकि उससे जो है ना जी आपको एक शैली मिल जाती है, जी कि जी कैसे लिखना चाहिए। क्योंकि वो किताब तो आज 100 साल हो गए लिखे हुए, तो जी जी। अब तो पुराना पड़ गया, वो मर मर भी चुके, फ्रेंच लेखक है। तो आपको हम्म। मटेरियल जो है ना, फ्रांसीसी लेखक साइंस फिक्शन में बहुत काम किया है। आपको जो है ना अंग्रेजी से ज्यादा यूरोप में फ्रेंच साहित्य का दबदबा बहुत जबरदस्त है यूरोप में। जी जी। हम चूंकि अंग्रेज के गुलाम रहे हैं ना, इसलिए हमारी कॉलोनी रही है उनकी, उन्होंने कॉलोनी, हम्म। इसलिए अब अंग्रेजी का बाद में प्रचार प्रसार हुआ। इससे पहले फ्रेंच ही था। और उनकी अभी भी जी साहित्य अच्छे अच्छे साहित्य है। और भाषा शैली के मामले में फ्रेंच से हिंदी को सीखने के लिए बहुत कुछ है। ठीक है, वैसे मैं हिंदी रूसी में साहित्य। पसंदीदा किताबें, हिंदी में आपकी पसंदीदा किताबें?
हिंद देखिए, मैं मेरा ज्यादा समय उर्दू पढ़ने में से गुजर गया है। उर्दू की किताब जी। क्रिश चंद्र को आप पढ़िए, इस्मत चुगताई की किताबें, और उससे भी अच्छा मंटो की कहानियां बहुत अच्छी है। आप क्रिश चंद्र जी। की जो जी। शैली है ना, वो शायद हिंदी हिंदी उर्दू को मैं एक ही समझता हूँ वैसे, एक ही लाइन पे, क्योंकि बिल्कुल। एक ही भाषा है दोनों, ठीक है, मिलती जुलती। हम्म। तो एक ही भाषा है, उनका जर भी एक है। तो क्रिश चंद्र की भाषा शैली बहुत अच्छी है। और हम्म। मंटो की जो है ना, कहानियों की जो पात्र को लाना, हर तरह के पात्रों को उस कलाकारी के साथ दिखाना, जिसको लोग उस समय हे दृष्टि से देखते थे, देखना नहीं चाहते, उनको उन्होंने लाया। हम्म। जैसे वेश्याओं पर लिखना, इन पर लिखना, तो आज उनकी वजह से हम लोग हिम्मत करके लिखते हैं। हम्म। हिंदी में मुझे रेणु को मैं बहुत ज्यादा समय तक पढ़ा है, प्रेमचंद को पढ़ा है। तो रेणु की हम्म। कुछ शैली को मैंने अपने कहा उपन्यासों में कई कई जगह दिया भी है, थोड़े बहुत कुछ सेंटेंस ऐसे लगते हैं। उनकी शैली अच्छी है। बाकी आपको दिक्कत हो सकती है क्योंकि आप पंजाब से हैं, तो जी। वो कई क्या है कि मैथिली के शब्द वगैरह का इस जैसे तैसे इस्तेमाल भी किया है अपने उपन्यास में। लेकिन आपको अच्छा लगेगा, आप रेणु को भी पढ़िए। तो फनेश्वर है। हाँ, फणीश्वर नाथ, वो भी आपको अच्छा लगेगा पढ़ने में। आप उनकी शैली बहुत अच्छी लगेगी, और जबरदस्त लगेगी। और नए बिल्कुल लेखकों में मेरा तो देखिए लगभग मैं महबूब है। बहुतों को पढ़ लिया है। हम्म। और किसी और लेखक की नई प्रकाशित पुस्तक आपको पसंद हो, जो अभी लेटेस्ट ही कोई प्रकाशित हो, अपने नए लेखक तेजेंद्र की? सर की कहानियां देखिए, उनकी कहानियां जो है विदेश के फलक जो है और भारत के दोनों को लिखते हैं, अंतर्द्वंद, वो हम्म। इंग्लैंड में बैठे हुए हैं। तो उनकी कहानियों, चूंकि वो कहानीकार ही है, कहानी ही लिखते हैं, तो उनके कहानी भी कुछ नए तेवर का है। और कहानीकारों, जिसे आप उदय प्रकाश को भी पढ़ेंगे तो कुछ बिल्कुल। कहानियां आपको बहुत भारी भी लगेगी, कई लेखकों हम्म। की कहानियां, लेकिन उनकी कहानियां सीधी सादी होती है। और अब परवीन झा की जो है गद्य शैली जो है, एक नए तरह का हम्म। गद्य शैली है हिंदी में। क्योंकि हम्म। वो हम्म। उपन्यासकार कहानीकार तो नहीं है, लेकिन वो हम्म। कथेतर के अच्छे जानकार हैं। उनकी किताब कूली लाइंस है, आप उनको हम्म। और दो तीन चार किताबें हमें नाम दिमाग में कर रहा है, जो उनकी दो तीन हम्म। किताब मैंने भी पढ़ी है। उनकी शैली बहुत अच्छी है। और गद्य जी। शैली को जो है ना उपन्यास की विधा में किस तरह ढाले, तो परवीन झा की किताब हमें लगता है युवा लेखकों को पढ़नी चाहिए जरूर, और पाठकों को भी। जी। तो आपको वो पसंद आएगी। बाकी मैं किन्नर विमर्श पर मेरी पकड़ है, तो उस पर मैंने किताब पढ़ी है, वेश्यावृत्ति विमर्श पर। और कई युवाओं की किताब पढ़ी है, कितना का नाम गिनाओ यहाँ पे। तो हम्म। मैं भी लगभग समीक्षक आपकी तरह करता था एक डेढ़ साल पहले तक। तो अभी भी करता हूँ, जो किताब पसंद होती है मैं उनकी समीक्षा भी लिखता हूँ। तो एक लेखक को तो पढ़ता रहना चाहिए, अपडेट रहना चाहिए। बिल्कुल। तो हम्म। तो पाठकों, जब नए लेखकों को आपका क्या सुझाव है जो आप अपनी पहली पुस्तक पब्लिश करवाना चाहते हैं? कुछ लोग मानते हैं कि सेल्फ पब्लिश सबसे बेस्ट है, कि आप पब्लिशर से बुक्स छपवाओ और खुद बेचो। कुछ मानते हैं कि आप पब्लिशर से संपर्क करो। तो आप की राय क्या है इसमें? देखिए, चूंकि मैंने बहुत संघर्ष किया है लेखनी में। मैं 2006 से लिख रहा हूँ, 2006 ईस्वी से। और मेरी किताब छपनी शुरू हुई 2018 से। तब तक में मुझे 10 किताब हो गई लिखी हुई। हम्म। किताब की ढेर लगी और नए नए विषय पर। उसका मुझे कुछ का नुकसान भी हुआ, समय से नहीं छपी। जैसे किन्नर विमर्श की किताब मेरी समय से नहीं छपी। जो हम्म। समय से जिन लोग मित्रों की किताब छपी, तो उन मुझे लगता है कि उन्होंने बाजी मुझसे पहले मार ली। क्यों? कि वो जागरूक थे। मैं इधर विदेश भी आ गया, थोड़ा मेरे साथ और सारी हम्म। परेशानी हुई, ठीक है। तो मैंने तो सब्र रखा, एक किताब लिखने के बाद मैं छपवाने के लिए नहीं दौड़ा। तो इसका ये हम्म। फायदा हुआ कि मुझे पैसे नहीं देने पड़े छपने में कहीं। हम्म। हाँ, शुरू में एक दो छोटे प्रकाशक मिले, फिर धीरे 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 अच्छे प्रकाशक भी मुझे मिले। जैसे अमन वाले की रीच अच्छी है किताब के मामले में। हम्म। अगर दिल्ली के तीन चार प्रकाशक से आपकी किताब ना आए, तो अमन प्रकाशन भी उनसे किसी मामले में थोड़ा सा कम। 19 हो सकता है। मतलब वो भी हम्म। पुराना प्रकाशक है, पहुंच अच्छी है, और हम्म। भारत के लगभग हर कोने में पहुंच है।
तो अगर इस तरह से अगर आपके पास नया मेटेरियल, देखिए अगर नया मटेरियल है आपके पास किसी भी लेखक के, तो किताब छपने में आजकल दिक्कत नहीं होती है, बिना पैसे के प्रकाशक छापेंगे। अगर आप जी कविता लिख रहे हैं, कहानी पुरानी या लघु कथा जिनकी पूछ ही नहीं है, व्यंग, इस तरह में तो अब प्रकाशक को लग रहा है उनकी किताब नहीं बिकेगी तो पैसे लेंगे ही कोई भी प्रकाशक। देखिए आप, वो तो कोई फ्री में सेवा नहीं करेगी ना। मान लीजिए 500 प्रतियां छाप दी आपकी, 200, अभी की 50 भी नहीं, तो उनका तो खर्च नहीं निकला, आपको तो फ्री में सेवा देंगे नहीं। लेकिन मैं ये एक चीज बताता हूँ, अगर नई विषय होना, हिंदी में पाठक बेवकूफ नहीं है, किताब खरीदते हैं अभी भी, वो नई चीज चाहते हैं पाठक। बिल्कुल, अब वही प्रेम दोहराव ना कहानियां हो। नहीं करनी। प्रेम कहानियां, कैंपस की कहानियां, अब जिनको पैसे है वो प्रमोशन करके चलिए किताब को आगे बढ़ा दे, लेकिन वो भी किताब लंबी नहीं चलेगी, जब तक प्रमोट करेंगे तभी तक चलेगी। और मैं बता देता हूँ, ये किताब आप देखिएगा 5 साल बाद भी ये चलती रहेगी, कुछ ना कुछ बिकती रहेगी, एक दो हर दिन आध एक निकलती रहेगी, 5 साल बाद भी निकलेगी। लेकिन भविष्य क्योंकि ये देखिए, आप सबसे जो लिख हटके रहे हैं, हाँ, तो हटके है। अगर देखिए मुझे कोई दिल्ली के बड़े प्रकाशक न भी छापे आज के समय में, तो मुझे इसका कोई भी दिल में कसक नहीं है। क्यों? कि मैं जानता हूं कि मैं आज न कल कोई और चीज ले आऊंगा, मैं ऐसा चीज ऐसा भी ले आऊंगा जो कि दुनिया में है ही नहीं। क्योंकि मैं रिसर्च करने वाला आदमी हूँ, मेरा दिमाग जो है ना 1 सेकंड नहीं बैठता है, 1 सेकंड मैं बैठ आराम नहीं करता हूँ, नींद में भी नहीं। तो मैं तो समझता हूँ आज आजकल मैं मुझ पर है, मैं जब चाहूँ कुछ नया लिख दूं। तो अगर आप रिसर्च से लिखे, अब चलिए आप प्रकाशन की बात की, युवाओं को दिक्कत क्यों होती है, एक किताब लिख लेते हैं, उनको 2 बार 4 बार 5 बार पढ़ते भी नहीं है, प्रकाशक ढूंढना शुरू कर देते हैं। अब प्रकाशक जब ढूंढना शुरू कर देते हैं तो फिर प्रकाशक भी वहां अपना पैकेज बताते हैं, कोई 50, कोई 60, कोई 70, जिनको जैसा है। और जो अधिकारी लोग हैं वो क्या करते हैं कि वो एक बड़े पैकेज में किसी बड़े प्रकाशक में घुसते हैं, फिर उनकी किताब को क्या है कि अधिकारी है तो वो अपने विभाग में निकलवा देते हैं एक किताब। ठीक है, लेकिन मेरा एक सलाह है कि अगर वो अधिक, देखिए कोई भी लिख सकता है, मैं नहीं कहूँ कि जमींदार है तो किताब ना लिखे, सबको लिखना चाहिए जिनको भी दिमाग है। बस वो सब्र रखें और कोशिश करें कि सबसे पहले किताब ऐसे छपे, और अगर वैसे ना छप रही है तो पैसा देने में पहली बार कोई बुराई नहीं है। अगर पहली किताब है, अगर किसी किताब ना छप रही, दिक्कत हो रही है, तो इसका मुझे नुकसान क्या हुआ, मेरी कई अच्छी किताबें समय से नहीं छप सकी, क्योंकि कई प्रकाशक मुझसे पैसे मांगते थे, मैं भड़क जाता था, मैं मना कर देता था। लेकिन मैं बता रहा हूँ, जब से फेसबुक आया है ना, 2008 में आया फेसबुक, उससे पहले किताब बड़ी दिक्कत से छपती थी, प्रकाशक भी कम थे, जागरूकता नहीं थी पाठकों में भी, लेखकों में भी। फेसबुक आने से क्या हुआ कि जो मठाधीश का जो बहुत जकड़ा हुआ मठाधीश था, एक ही तरह की बात लिखी जा रही थी, एक ही लोगों को पुरस्कार मिलता था, वो खत्म हो गया, धाराशाही। और यहाँ पे टैलेंट पे आ गया, जिनको जिनकी किताब में दम है। भले लोगों को लगता है कि युवा है, ये फेसबुक इधर उधर प्रचार करके बाजी मारल, नहीं भाई। अगर आपकी किताब में दम नहीं है, आप फेसबुक पे ही प्रचार करके 1-2 महीने कर लेंगे, 6 महीने, साल भर, अगर किताब में दम नहीं, किताब अपने आप मर जाएगी, चर्चा नहीं होगी। अगर फेसबुक पे ही प्रचार हो तो बहुत लोग, कविता संग्रह छपती है, कहाँ बिकती है, कहाँ कहीं नाम है और संग्रह के और लघु कथाओं की, देखिए। अब ढंग के विषय जो हिंदी में नहीं है वो लिखे। तो मैं कहता हूँ कि जो आप बताया ना, सेल्फ पब्लिशिंग का भी एक रास्ता है, कि मेरी किताब जो है ना, मैं 2013, 14, 15 में किंडल पे डालता था किताब, 1-2 किताब लिख करके अभी तक मेरी किंडल पर पड़ी हुई है। उससे क्या होता है कि 400-500 रुपया महीने के मिल जाते हैं आराम से। आजकल वो भी रास्ता खुला हुआ है कि आपकी किताब नहीं छप रही, किंडल पे जाइए, सेल्फ पब्लिशिंग करवाइए, सीधा प्रेस में जाकर के भी लोग करवा रहे हैं। और या तो आप प्रकाशक को एक पैकेज दे दीजिए शुरू शुरू में, कि जो पैकेज दे आपको समझ आ रहा है कि पैसे से हमको छपना चाहिए, तो वो भी एक रास्ता है। वहां भी ऐसा नहीं है कि वहां भी भविष्य है, क्योंकि प्रकाशक की कई बार खर्च नहीं निकलते हैं आपकी किताब से। तो अगर वो लग रहा है, लेकिन अगर किताब अच्छी है, मटेरियल नया है, प्रकाशक तब भी पैसा मांग रहा है, तो वो प्रकाशक की बदमाशी है। किसी भी, फिर आपको क्या करना चाहिए,
कई प्रकाशकों को एक बार आप बीसीसी करके भेज दीजिए पांडुलिपि अपनी। जी। अब लास्ट हाँ, सवाल है इस वार्तालाप का, कि आप पाठकों को क्या सुझाव देना चाहते हैं? पाठकों को देखिए, अपने यहाँ देखता हूँ कि हर चॉइस के पाठक हैं। हिंदी में पाठक युवा बढ़ भी रहे हैं, लेकिन उसमें देखता हूँ कि नए विषय मिलने पर पढ़ते भी है पाठक। और अगर उनको नया विषय कुछ लगे तो उनकी छोटी सी प्रतिक्रिया फेसबुक पे जरूर लिखनी चाहिए कि आपको अगर कोई जी। किताब पसंद हो। उससे क्या है कि वो आपसे मिलते जुलते दिमाग के कोई दूसरे पाठक है तो उनको फायदा हो जाएगा। कि किताब का कब किसको फायदा हो जाए, अब देखिए, जबरदस्ती किताब बांटने का कोई तो भविष्य नहीं है। क्योंकि मान लीजिए हम्म 3020 के कोई पाठक नहीं है, मैं उनको जबरदस्ती दे रहा हूँ किताब, या जबरदस्ती हम्म मैं उनको गिफ्ट में किताब दे रहा हूँ, तो इनका कोई भविष्य तो है नहीं। हर हम्म किताब का अपना पाठक होता है, विषय होता है। अब जिनको खगोल पे पढ़ना है जानकारी, साइंस फिक्शन पे, ये वो अपने ढूंढेंगे इस किताब को। और 10 साल हम्म बाद कोरोना वायरस की जो वैल्यू है इस किताब में वो ज्यादा बढ़ जाएगा। अभी वो थोड़ा कम लग रहा है कि अभी कोरोना चल बिल्कुल। रहा है। अब देखिए, अब 10 साल बाद लोगों को डाटा चाहिए, तब इस किताब की करोड़। बहुत ज्यादा अहमियत होगी। हम्म किताब कब, तो अ, पाठक से यही है कि संदेश कि आप नए नए किताब पढ़ते रहे, नए नए विषय विचार को जो अगर लगता है कि प्रमोट करना चाहिए तो आपको निस्वार्थ प्रमोट कर देना चाहिए। थोड़े बहुत ऐसे लिखो किताब जिस बेचारे को प्लेटफॉर्म नहीं मिल, सुनिए, पाठ अपने यहाँ पाठकों में क्या कमी है, जो यूरोप के पाठकों को देखता हूँ, वो हम्म किसी भी प्रकाशक की किताब ढूंढ लेते हैं, उनको विषय चाहिए, उनको प्रकाशक हम्म नहीं चाहिए। अपने यहाँ कुछ हम्म पाठक है ना, उनको लगता है कि इसी प्रकाशक की किताब अच्छी है। अब वो कूड़ा हम्म छाप रहे हैं, कचरा छाप रहे हैं, उनको उससे मतलब नहीं है। इस चक्कर में क्या, हम्म छोटे प्रकाशक की अच्छी किताबें से वो वंचित रह जाते हैं बेचारे। हम्म। कई सालों बाद उनको जानकारी मिलती है कि छोटे प्रकाशक में भी अच्छी किताबें छपती है। मैं जानता हूँ ऐसे ऐसे मित्रों की अच्छी किताबें, बेचारे के नाम नहीं हो पाते, क्यों कि उनके प्रमोट नहीं कर पाते वो, या उनके प्रकाशक ऐसे नहीं है। तो उसमें किताब का क्या दोष है? तो आपको चाहिए कि कोई अच्छी किताब मिल जाए किसी प्रकाशक का, उनको प्रमोट करना चाहिए पाठकों को। ठीक है जी। बहुत बढ़िया लगा आपसे बातचीत करके और बुक्स में बारे में डिस्कशन करके। तो उम्मीद है आपको भी अच्छा लगा होगा। हाँ जी जी, बहुत अच्छा लगा। आप नए नए काम यूं ही करते रहे, आप तो जागरूकता ला रहे हैं पाठकों की भी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और आप अच्छे जी समीक्षक भी आज के समय निकले, आज आज आपको लोग जानते भी हैं। आप कम जी से कम लेखक बिरादरी में तो लगभग सभी आपको जान ही चुके हैं कि इस तरह के बिल्कुल। परमजीत करके है युवा जो अच्छी नए नए सोच के साथ आलोचनात्मक समीक्षा लिखते हैं। और आलोचनात्मक समीक्षा का बहुत बहुत अच्छा भविष्य है। आप जी करते रहिए, आपका भविष्य बहुत अच्छा है। और आने वाले समय आपको फल भी मिलेगा इनका, ये मैं तो आपको लिख के देता हूँ।